तो हमने लिंकेज में सबसे पहले कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस की बात की। बैटसर और पुनेट के एक्सपेरिमेंट्स में उनके क्रॉसेस में डायरेक्ट लिंकेज तो नहीं मालूम चला, बट उनको जो चीज़ें मिली उन्होंने उनको कपलिंग रिपल्शन दो नाम दे दिए। और दोनों ही केस में जो कॉमन बात थी वो थी कि भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा है, न्यू कॉम्बिनेशन कम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर वर्क करते हुए रियलाइज किया कि कपलिंग रिपल्शन आर नॉट द डिफरेंट थिंग्स, बल्कि वो दोनों मिलाकर एक ही चीज़ है, और दोनों में ही एक ही चीज़ हो रही है कि जीन्स आर इनहेरिटिंग टुगेदर। और उन्होंने इसीलिए कपलिंग रिपल्शन का एक कंबाइंड नाम दे दिया लिंकेज। और कहा गया कि जीन्स में शो लिंकेज ऑल्सो, लेकिन साथ साथ में ये भी एक्सेप्ट किया गया कि असॉर्टमेंट भी रहता है, और इसीलिए जो जीन असॉर्टमेंट शो करते हैं वो कभी लिंकेज शो नहीं करेंगे, और जो लिंकेज शो करते हैं वो असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, या इधर और होता है। और इसीलिए हमने लास्ट में बात की थी कि ओनली दोज जीन शोज लिंकेज विच डू नॉट शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब कोई दो जीन असॉर्टमेंट शो करता हुआ नहीं दिखे तब हम लिंकेज की बात करें। मॉर्गन ने इसी बेस पर अपना काम आगे बढ़ाया एंड ही प्रपोज्ड लिंकेज थ्योरी। अब उन्होंने लिंकेज को पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया है कि आखिर जब असॉर्टमेंट नहीं होता है तब जीन लिंकेज क्यों शो करते हैं। तो उन्होंने लिंकेज थ्योरी में सबसे पहले लिंकेज को डिफाइन किया, फिर उसकी आगे की चीज़ें बताई। लिंकेज थ्योरी में सबसे पहले हम लिंकेज की डेफिनेशन ध्यान रखें, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट इन ग्रुप टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में जीन की ग्रुप में इनहेरिट होने की टेंडेंसी, साथ साथ जाना, ग्रुप में जाने की टेंडेंसी को क्या कहेंगे, लिंकेज। ठीक है, जबकि असॉर्टमेंट ऐसी कोई बात नहीं करता। असॉर्टमेंट कहता है कि एवरी जीन एवरी कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, सब अपने अपने अकॉर्डिंग जा रहे हैं, कोई साथ नहीं जा रहा। लेकिन लिंकेज में जीन्स ग्रुप में इनहेरिट होते हैं, साथ साथ जाते हैं। और इस तरह के जो जीन जो आपको ग्रुप में इनहेरिट होते हुए नजर आएंगे, द जीन शोइंग ग्रुप इनहेरिटेंस, उनको क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज लिंक्ड जीन। ठीक है, तो जब भी किसी जीन के लिए बोला जाए कि दे आर लिंक्ड, तो लिंक्ड जीन का मीनिंग यही होता है कि इसका मतलब वो दोनों जो हैं साथ साथ इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटली डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि जीन्स का ग्रुप में इनहेरिट होना और ग्रुप में जाने वाले ये जीन लिंक्ड जीन कहलाते हैं। लिंक्ड जीन ही लिंकेज शो करेंगे। ठीक है, मॉर्गन ने भी इसका रीज़न बताया कि आखिर क्यों जीन ग्रुप में इनहेरिट हुए, ऐसा क्या होता है। इस बात को प्रूव करने और एक्सप्लेन करने के लिए मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी की दो बातें एक्सेप्ट करी, और वही क्रोमोसोमल थ्योरी का कंफर्मेशन भी हुआ। सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि ऑन एवरी क्रोमोसोम जीन्स ऑफ मेनी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो हम दो बातें क्लियर करी कि जीन क्रोमोसोम पर होते हैं, जो सटन एंड बोवरी भी अनुमान लगा रहे थे। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि एक एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन। ठीक है, अब ये चीज़ सटन एंड बोवरी ने इनिशियली बताई थी, लेकिन उनके पास में इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं था कि वाकई में एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन हैं। ये एविडेंस लिंकेज के तौर पर सामने आया। अब मॉर्गन बड़े स्पष्ट रूप में साफ साफ समझाते हैं कि देखो, अगर एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन हो, पूरे एक क्रोमोसोम पर किसी एक कैरेक्टर का ही जीन हो, तब तो दुनिया में कभी लिंकेज ही नहीं मिलेगा। और अगर लिंकेज मिल रहा है तो ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे कैरेक्टर के जीन हैं। ठीक है, वैसे भी ये बात का अंदाजा यूं भी लगता है कि भाई जीन तो हजारों में बहुत सारे हैं और क्रोमोसोम बहुत लिमिटेड है, तो आइडियली एक एक पर बहुत सारे जीन होने चाहिए। मॉर्गन ने अब यहाँ पर असॉर्टमेंट और लिंकेज दोनों को पैरेलल एक्सप्लेन किया, और उन्होंने असॉर्टमेंट के लॉ में भी एक कंडीशन ऐड करी जो मैंने आपको लॉ ऑफ असॉर्टमेंट में बताया था, और इसका भी रीजन दिया। उनका कहना है कि जब जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और एक एक क्रोमोसोम पर कई सारे कैरेक्टर के जीन हैं, तब मॉर्गन कहते हैं कि बड़ा सिंपल वे में आपको दोनों चीजें मिल सकती है कि व्हेन यू स्टडी अ डाइहाइब्रिड क्रॉस और सपोज ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, तब मॉर्गन कहते हैं कि व्हेन यू स्टडी डाइहाइब्रिड क्रॉस तो यू विल सेलेक्ट एनी टू कैरेक्टर, एंड एज सून एज यू सेलेक्ट टू कैरेक्टर, थिंक अबाउट देयर जीन पोजीशन, कि उनकी जीन की क्या पोजीशन होगी, जरा सोचो। तो मॉर्गन कहते हैं कि यू विल हैव द टू ऑप्शंस हियर। It is quite possible that suppose you have selected those two characters whose genes are present on different chromosomes, and you may select those two characters whose genes are present on same chromosome. आपके पास दो ही चॉइस,
जब आपको कहा जाएगा कि कोई दो करेक्टर लीजिए, हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, तो मॉर्गन कहते हैं कि आप जब भी कोई दो करेक्टर रेंडमली भी सेलेक्ट करेंगे, यू विल नेवर ऑब्जर्व द जीन डायरेक्टली। हमें जीन थोड़ी दिखते हैं, हम तो अपनी इच्छा से कोई भी दो करेक्टर ले लेते हैं। तो मॉर्गन कहते हैं जब जैसे आपने दो करेक्टर लिए, तो अब आपके पास में हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे कि हो सकता है आपने ऐसे दो करेक्टर सेलेक्ट किए हों जिनके जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है, और ये भी संभव है कि आपने ऐसे कोई दो करेक्टर ले लिए हों जिनके जीन सेम क्रोमोसोम पर। यही तो दो चीजें होंगी, ठीक है। देन मॉर्गन कहते हैं कि इफ यू हैव सेलेक्टेड दोस टू करेक्टर हुज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, देन यू विल हैव इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन द डायहाइब्रिड क्रॉस। तब उस डायहाइब्रिड में आपको असॉर्टमेंट मिलेगा। सेल्फिंग करोगे तो रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1। टेस्ट क्रॉस करोगे तो रेशियो आएगा 1:1:1:1। ये सब चीजें तब आएगी जब आपने ऐसे दो करेक्टर लिए जिनके जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है। वहां पर जीन इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करेंगे एंड दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। और इफ सपोज आपने ऐसे दो करेक्टर ले लिए जिनके जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं, क्रोमोसोम तो पूरा का पूरा एक साथ ही जाएगा, तो वो दोनों जीन भी साथ जाएंगे। नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट दीज टू जीन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट व्हाइल दे आर इनहेरिटिंग टुगेदर, वो साथ साथ जाएंगे। फिर वहां आपको असॉर्टमेंट नहीं मिलेगा और उस जगह आपको क्या मिलेगा, लिंकेज, ठीक है। तो इन्होंने असॉर्टमेंट में पहले तो वो कंडीशन जोड़ी कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन जीन्स ऑफ बोथ करेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और फिर यहाँ भी रीजन बताया कि आखिर ये ग्रुप इनहेरिटेंस क्यों है। तो इसका भी रीजन बिल्कुल असॉर्टमेंट के साथ साथ बताया गया कि लिंक्ड जीन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम इन लीनियर मैनर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। असॉर्टमेंट के पैरेलल में लिंकेज में कहा गया कि जो जीन शोइंग ग्रुप इनहेरिटेंस मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तभी वो साथ जाएंगे। और जीन्स नेचर में साथ जाते हुए दिखते हैं, यू कैन ऑब्जर्व देम, इसलिए लिंकेज होता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे करेक्टर के जीन हैं, ठीक है। तो ये सेम क्रोमोसोम पर होंगे, लीनियरली अरेंज होंगे, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे लीनियर अरेंजमेंट ही होगा और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा गैप भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमने ये एक क्रोमोसोम बनाया सपोज, ठीक है। अब यहाँ एक किसी करेक्टर का जीन है, फिर एक यहाँ जीन है, फिर यहाँ जीन है, इस तरह से यू विल हैव मेनी जीन्स, ठीक है। अब सपोज ये जीन ए है, ये जीन बी है, सी डी व्हाटएवर, ठीक है। और पहली बात, क्रोमोसोम अकेला तो होगा नहीं, एक ऑर्गेनिज्म में भी एटलीस्ट होमोलोगस पेयर तो होगा ना। अपन होमोलोगस पेयर बना लेते हैं, ये दूसरा इसका होमोलोगस पेयर। तो होमोलोगस पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या डेफिनेशन थी, एनी टू क्रोमोसोम विच हैव जीन्स ऑफ सेम करेक्टर, ठीक है। जिन पर सेम करेक्टर के जीन हैं वो क्रोमोसोम होमोलोगस हैं, उनके लेंथ भी एक जैसी रहती है, उनका शेप साइज बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, और लोकस पर उनके सेम जीन, सेम करेक्टर के जीन मिले। अब जैसे यहाँ एक लोकस है तो ठीक, ऐसे यहाँ अगर हम एक लोकस बनाएंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ भी लोकस होगा एक, फिर एक लोकस यहाँ, इस तरह से सेम इसी तरह से यहाँ भी लोकस होगा। अब अगर यहाँ जीन ए है तो जरूरी नहीं यहाँ भी कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल ए होगा, हो सकता है यहाँ स्मॉल ए हो, इस तरह से भी हो सकता है, बट दे बिलोंग्स टू द सेम करेक्टर, सेम करेक्टर से बिलोंग। तो इस तरह से ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और उस पर लाइन से जीन अरेंज्ड है। अब किसी भी डायहाइब्रिड क्रॉस या ट्राईहाइब्रिड या आगे का कोई भी क्रॉस, हमें अपने क्रॉस में असॉर्टमेंट मिलेगा या लिंकेज, इट डिपेंड्स ऑन आवर सिलेक्शन ऑफ करेक्टर, कि हम क्या करेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तय है कि लिंकेज और असॉर्टमेंट आइदर और हुए कि नहीं भाई, या तो आपने ऐसे दो करेक्टर लिए जिनके जीन अलग अलग पर हैं, और या फिर आप ऐसे दो लोग हैं जिनके जीन सेम पर हैं। तो यानी कि दो जीन के बीच में डायहाइब्रिड क्रॉस में असॉर्टमेंट और लिंकेज एक साथ कभी नहीं मिल सकते। आइदर यू विल हैव असॉर्टमेंट बिटवीन द टू जीन्स और यू मे हैव लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स, ठीक है। दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। और पूरा पूरा क्रोमोसोम एक साथ जाता है तो इन सबको एक साथ लेके जाएगा। तो ऐसे दो चार नहीं, बहुत सारे करेक्टर साथ जाते हैं। ये तो हम इतने सारे करेक्टर स्टडी नहीं कर पाते हैं, बाकी नेचर में जनरेशन टू जनरेशन, ग्रुप में, बंच में बहुत सारे जीन यूं के यूं मूव करते हैं नेक्स्ट जनरेशन। और ये कोई बहुत रेयर फिनोमिनन नहीं है, इट्स वेरी कॉमन। और ये जैसे ये गैमेट बनेगा तो ये क्रोमोसोम में सॉरी ये गैमेट में जाएगा, ये गैमेट में जाएगा, तो पूरे पूरे एक साथ ही गए। एक एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ जीन, थाउजेंड्स में जीन हो सकते हैं।
आपको मैं एग्जांपल बताएं, ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 1, हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स हैं। क्रोमोसोम को नंबरिंग से जानते हैं। सबसे बड़ा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 पर ह्यूमन के क्रोमोसोम 1 में जो डीएनए है उस पर 2968 जीन होते हैं। 2968, ऑलमोस्ट 3000 जीन एक क्रोमोसोम। तो एक एक क्रोमोसोम पर सैकड़ों हजारों में जीन हो सकते हैं। और जब ये क्रोमोसोम पूरा जाएगा तो यूं का यूं सारा चीज साथ चलेगा। तो इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बहुत सारे करेक्टर ग्रुप में साथ चलते हैं। अब क्या हम इतने सारे करेक्टर की स्टडी नहीं कर पाते हैं या करते नहीं हैं, इसलिए हमें दिखता नहीं। हम मान लो 2 करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो हम उन 2 पर ही ध्यान दे रहे हैं तो वो दिख रहा है हमें। 3 ले लो, 4 ले लो, करेक्टर बढ़ा सकते हो। और जैसे आप ज्यादा करेक्टर बढ़ाओगे तो आपको लिंकेज भी खूब दिखने लगेगा। ठीक है, तो जो भी एक क्रोमोसोम पर ये सब साथ जाएंगे और बाकायदा कई बार तो फिनोटाइप में नजर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला जीन, सपोज ये टॉल को रेगुलेट कर रहा है करेक्टर, ये रेड फ्लावर का है। ठीक है, ये ड्वार्फ का हो गया, ये मान लेते हैं व्हाइट फ्लावर। 2 करेक्टर। अब आप अगर प्रॉपर वे में जनरेशन टू जनरेशन अगर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करो तो आपको बहुत सारे करेक्टर साथ जाते हुए दिखेंगे। मान लो ये किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, वो जब भी टॉल होता है उसमें रेड फ्लावर भी है। अब हम देख सकते हैं आराम से कि प्लांट जब टॉल है तो उसमें फ्लावर भी रेड है, जब वो ड्वार्फ है उसमें फ्लावर भी वाइट है। और एक जनरेशन में नहीं मालूम चल रहा है। आप जब आप जनरेशन टू जनरेशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि हर बार ऐसा ही होता है कि जब भी प्लांट टॉल होता है तो उसके फ्लावर भी रेड होते हैं, जब भी प्लांट ड्वार्फ होता है तो उसके फ्लावर व्हाइट होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ। ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है करेक्टर का कि टॉल वाले रेड होते हैं, ड्वार्फ वाले व्हाइट होते हैं। अब ये तो आपने 2 ही करेक्टर स्टडी किए तो आपको 2 दिख रहे हैं क्योंकि आप 2 पे ध्यान दे रहे हो, नहीं तो अदरवाइज करेक्टर और भी बहुत सारे जो साथ जा रहे हैं। ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूटी में साथ जाएंगे। और अगर आपको ऐसे कोई भी, आप देखो हाइट का करेक्टर और फ्लावर कलर के करेक्टर में ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर हैं, बट फिर भी आपको एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वो साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे अगर आपको कोई भी जीन साथ साथ जाता हुआ दिख रहा है करेक्टर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों करेक्टर का जीन कहाँ है, सेम क्रोमोसोम पर। और ऐसे बहुत सारे जाते हैं। तभी तो आप देखिए हमने जेनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन करेक्टर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेंस होता है। एंड ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल्स टू देयर पेरेंट्स लाइक बिगेट्स लाइक, बोला जाता है कि प्रोजनी बहुत कुछ अपने पेरेंट के जैसी। तो जो ये जनरेशन टू जनरेशन सिमिलैरिटीज आगे बढ़ रही हैं, ये सिमिलैरिटी किसकी वजह से हुई? अब समझ में आता है कि सिमिलैरिटी कौन लाता है, लिंकेज। क्योंकि हमारे जो करेक्टर की जो कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में है वो के वही मैक्सिमम हम में आ गए, तो हमारी शक्ल सूरत अपीयरेंस उनके जैसा ही नजर आता है। इसीलिए तो एक फैमिली, एक पेरेंट्स के जो डिसेंडेंट होते हैं वो बिल्कुल अपीयर होते हैं कि एक जैसे दिखते हैं, एक फैमिली के मेंबर में एक लुक एक जैसा होता है। उसके पीछे रीजन है लिंकेज। तो नेचर में जो लाइक बिगेट्स लाइक होता है उसका बहुत बड़ा कारण तो लिंकेज है। इसी वजह से यूं के यूं कॉम्बिनेशन साथ जाते हैं और अगला भी अपने पेरेंट जैसा नजर आता है। और ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं, सब साथ जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, और अब देखिए ये जो साथ जाने वाले जीन हैं ये कैसे जीन हैं? आई मीन टू से अलीलिक है या नॉन अलीलिक है? साथ कौन जा रहा है? टॉल और रेड साथ जा रहा है सपोज, तो टॉल का जीन और रेड फ्लावर का जीन क्या कहेंगे? अलग अलग करेक्टर का भी है और अलग अलग लोकस भी है, दे आर नॉन अलीलिक। तो इसका मतलब लिंकेज को यूं भी तो कह सकते हैं कि लिंकेज इज द फिनोमिनन फाउंड अमंग नॉन एलिलिक जीन। ठीक है, लेकिन अगर आप इतनी सी बात करते हो कि नॉन एलिलिक जीन में लिंकेज मिलता है तो इनकम्प्लीट है, ये तो अधूरा है। लिंकेज इज द फिनोमिनन फाउंड अमंग नॉन एलिलिक जीन, तो असॉर्टमेंट को क्या कहोगे? असॉर्टमेंट में भी दिए, असॉर्टमेंट इज द फिनोमिनन फाउंड अमंग नॉन एलिलिक जीन। असॉर्टमेंट और लिंकेज दोनों ही नॉन एलिलिक जीन के बीच में होते हैं, अलग अलग करेक्टर के जीन के बीच में होते हैं, एक ही करेक्टर के एलीलिक जीन के बीच की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो वैसे तो लिंकेज और असॉर्टमेंट दोनों ही नॉन एलीलिक जीन ही शो करते हैं, तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? उनकी लोकेशन, तो लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी। आप इतना सा मत बोलिए कि लिंकेज इज द फिनोमिनन फाउंड अमंग नॉन एलीलिक जीन, पूरा करो उसको कि लिंकेज इज द फिनोमिनन फाउंड अमंग नॉन एलीलिक जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम।
An assortment is the phenomenon which is found among non-allelic gene present on different chromosome. बात लोकेशन की, डिफरेंस वहीं का है। सेम क्रोमोसोम पर जो नॉन एलिलिक जीन है वो लिंकेज शो करेंगे, अलग अलग क्रोमोसोम के नॉन एलिलिक जीन है असॉर्टमेंट शो करेंगे। इंडिपेंडेंसी तो तभी आएगी ना जब वो अलग अलग, समझ में आई बात। तो लिंकेज और असॉर्टमेंट दो अलग अलग रास्ते हैं, आपको कोई एक रास्ता ही सेलेक्ट करना होता है और बहुत सारे करेक्टर इसी तरह से लिंकेज में साथ साथ चलते हैं। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, हम अगर एक इंडिविजुअल जीन की बात करें तो एक अकेला जीन, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे जीन से तो लिंकेज और किसी तीसरे जीन से असॉर्टमेंट शो कर ले? हो सकता है। जैसे ये जीन है मान लो टॉलनेस का, तो एक जीन के अगर हम, ये रिलेशन है देखो लिंकेज और असॉर्टमेंट कि आप दूसरे के रेफरेंस में बात करते हो, ठीक है। तो टॉलनेस वाला जीन रेड फ्लावर वाले जीन से तो क्या है, लिंक्ड, ठीक है। टॉलनेस वाला जीन रेड फ्लावर वाले जीन से तो लिंक्ड है, लेकिन टॉलनेस वाला जीन किसी और दूसरे जीन से तो असॉर्टमेंट भी तो शो करेगा। ये ध्यान रखना, एक ही जीन का बिहेवियर दोनों तरह का मिल सकता है। एक अकेला जीन किसी दूसरे जीन से लिंकेज तो किसी तीसरे जीन से असॉर्टमेंट शो करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अब वो डिपेंड करेगा कि आपको किसी भी डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या मिलेगा, कि उनके लोकेशन, कि आपने जो दो जीन लिए उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये दोनों सेम वाले हैं तो ये लिंकेज शो करेंगे, और इस जीन ए के साथ में कोई दूसरे क्रोमोसोम का जीन ले लो तो वो क्या शो करेगा, असॉर्टमेंट। तो एक इंडिपेंडेंट एक जीन जो है वो कुछ जीन से असॉर्टमेंट और कुछ जीन से लिंकेज दोनों बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो लिंकेज जो है सेम क्रोमोसोम पर मिलने वाले और जनरेशन टू जनरेशन साथ जाने वाली सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। वैसे क्या दिमाग लगा सकते हैं कि एक अकेला जीन, एक इंडिपेंडेंट जीन, लिंकेज ज्यादा जीन के साथ शो करेगा या असॉर्टमेंट? ये दो बिहेवियर है। लिंकेज बिहेवियर मतलब एक रिलेशन है, जान पहचान है, घर परिवार वाले हैं। असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट, अननोन जो भी है, तू तेरा काम जाने में मेरा काम। तो हम क्या सोचते हैं, हम एज ए ह्यूमन बात करते हैं, क्या हमारा लिंकेज बिहेवियर ज्यादा लोगों के साथ है या असॉर्टमेंट बिहेवियर? सेम वही चीज जीन में मिलेगी। हमारा लिंकेज बिहेवियर का क्या मतलब, जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे जान पहचान, हमारे फ्रेंड्स, जिनसे हमारा कुछ एसोसिएशन, वो बहुत गिने चुने लोगों की, ठीक है। लेकिन बाकी इंडिया की 135 करोड़ जनता, हमारे लिए तो उसका किसी से भी हम कंपेयर करें तो असॉर्टमेंट है, उनका हमारा कोई लेना देना, वी आर इंडिपेंडेंट, समझ गए। जैसे ह्यूमन में बात करते हैं, ह्यूमन में 30,000 जीन होते हैं, मिनिमम 30,000 जीन, और ये 30,000 जीन हमारे 23 क्रोमोसोम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। फिर मैंने जैसे आपको कहा कि क्रोमोसोम 1 में 3000 जीन है, बाकी फिर क्रोमोसोम 2 पर है, फिर 3 पर भी है, 4 पर भी है, पूरे 23 पर टोटल करते हैं तो 30,000 के आसपास आते हैं। अब जो 3000 जीन क्रोमोसोम 1 पे आ गए वो दूसरे थोड़ी आएंगे, वो दूसरे पे दूसरे आएंगे, समझ गए। अब जैसे सपोज ये क्रोमोसोम 1 और इस पे 3000 जीन है, और ये क्रोमोसोम 1 का एक जीन है जीन ए, राइट। अब ये जीन ए लिंकेज कितने जीन के साथ शो करेगा, इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट 3000 जीन के साथ जीन ए का बिहेवियर या रिलेशन क्या हुआ, लिंकेज का। अपने क्रोमोसोम का तो कहीं का भी जीन हो वो लिंक के साथ ही जा रहा है उसका, ठीक है। लेकिन यही जीन ए बाकी बचे हुए 27,000 जीन्स जो रिमेनिंग 22 क्रोमोसोम पर है, 23 पर 30,000 है, क्रोमोसोम 1 पर 3000 है, तो बचे हुए 27,000 जीन 22 क्रोमोसोम पर है। अब ये जीन, ये क्रोमोसोम 1 है तो ये अपने इन 3000 जीन से तो लिंकेज शो करेगा, लेकिन ये जीन बाकी बचे हुए 27,000 जीन के साथ क्या शो करेगा, असॉर्टमेंट, क्योंकि वो तो दूसरे क्रोमोसोम पर है ना। जैसे जीन दूसरे क्रोमोसोम वाला हुआ असॉर्टमेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए जब आप डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको असॉर्टमेंट मिल जाए, वो थोड़ा इजीली मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे जीन हैं, और अगर आपने सेम क्रोमोसोम वाले जीन लिए तो आपको लिंकेज मिलता है। तो लिंकेज और असॉर्टमेंट के क्लियर पाथवे हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखें। नेक्स्ट जनरेशन में जाने के दो रास्ते हैं, या तो साथ साथ चले जाओ या अलग अलग इंडिपेंडेंटली जाओ। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एक नदी पार करनी है, एक रिवर क्रॉस करनी, इस किनारे से उस किनारे जाना है, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि भाई अपन तो तैर के जाएंगे, और कुछ सोचते हैं कि नहीं भाई अपन तो नाव में बैठ के जाएंगे।
तो जो लोग तैर के जा रहे हैं दे आर इंडिपेंडेंट, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ऐसे लोग असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं। और जो लोग ग्रुप में जा रहे हैं एक साथ पूरे नाव में बैठ के, वो लिंकेज शो करते हैं। तो दो ही तो रास्ते हुए, ठीक है। तो लिंकेज का और असॉर्टमेंट की कंडीशन क्लियर दिमाग में रहनी चाहिए। और हम ये सब बातें नॉन एलिलिक जीन की कर रहे हैं क्योंकि आपको मैंने जब अलील पढ़ाया था तब भी कहा था कि नॉन एलिलिक जीन दो तरह का होता है। सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन भी नॉन एलिलिक है, सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट अलग अलग लोकस वाले जीन और अलग अलग क्रोमोसोम वाले तो नॉन एलिलिक हैं, ठीक है। अलग अलग क्रोमोसोम वाले नॉन एलिलिक असॉर्टमेंट शो करते हैं और सेम क्रोमोसोम वाले नॉन एलिलिक लिंकेज शो करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग कैरेक्टर के हैं और ये कैरेक्टर हमें ग्रुप में साथ साथ जाते हुए दिखेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि क्या लिंकेज बेनिफिशियल है, लिंकेज से आपको कुछ एडवांटेज नजर आया? ऑफ कोर्स आया। इट इज द लिंकेज बाय विच वी हैव ए सिमिलैरिटी जनरेशन टू जनरेशन। जो एक समानता सिमिलैरिटी नजर आती है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, उसमें रीजन कौन है? लिंकेज, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यूं का यूं चलता है, ठीक है। तो ये लिंकेज का एक मैंने असॉर्टमेंट के साथ थोड़ा सा कोरिलेशन समझ में आना चाहिए। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लिंकेज इज ऑलवेज फाउंड among the non-allelic genes present on a same chromosome। ये क्रोमोसोमल लोकेशन मेंशन करना जरूरी है कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नॉन एलिलिक जीन लिंकेज शो करते हैं। जबकि असॉर्टमेंट क्या हो जाएगा? नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट ये सारे जीन ग्रुप में बंच में एक साथ जाते हैं, ठीक है। इसको लिंकेज कहते हैं। अच्छा, जब ये पूरा ग्रुप में जा रहे हैं तो एक कंसेप्ट यहाँ पर आता है लिंकेज ग्रुप का। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट सारे जीन एक ग्रुप कहलाएगा। और आपसे कई बार पूछा जाएगा हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन दिस ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग इन, तो लिंकेज ग्रुप का नंबर पूछा जाता है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, लिंकेज ग्रुप आपको टाइप के बेस पे देना है, कैरेक्टर के बेस पे देना है। अब जैसे ये होमोलोगस पेयर है, अब अगर मैं कह रहा हूं एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट सारे जीन एक ग्रुप कहलाते हैं, तो ऐसे तो दो ग्रुप दिख रहे हैं, बट हम इसको दो ग्रुप नहीं कहेंगे। पूरा होमोलोगस पेयर एक ही लिंकेज ग्रुप कहलाता है, वन टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप। क्योंकि देखिए जिस जिस कैरेक्टर के जीन इस पर है, कैरेक्टर तो वो इधर भी है, ठीक है। उसका फॉर्म अलग है, टॉल किसी का ड्वार्फ हो गया, लेकिन कैरेक्टर तो हाइट है ना। तो क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम कैरेक्टर के जीन होते हैं, पूरा होमोलोगस पेयर एक ही टाइप का लिंकेज ग्रुप माना जाता है। और जब भी आपको लिंकेज ग्रुप की नंबर या काउंटिंग पूछी जाए, आपको टाइप के अकॉर्डिंग ही देना है, ठीक है। इसलिए एक ऑर्गेनिज्म में जितने टाइप के क्रोमोसोम उतने ही टाइप के लिंकेज होते हैं। और क्रोमोसोम का टाइप कहाँ से मालूम चलता है? उसके हैप्लॉइड नंबर से। जैसे ह्यूमन में कितने टाइप के क्रोमोसोम हैं? 23 टाइप्स। वो तो 46 तो डबल होते हैं, हमारा फंडामेंटल क्रोमोसोम नंबर तो 23। ड्रोसोफिला में अगर डिप्लॉइड नंबर 8 है तो उसमें कितने टाइप के क्रोमोसोम हुए? 4 टाइप्स। पी प्लांट में अगर क्रोमोसोम 14 है तो उसमें कितने टाइप के क्रोमोसोम है? 7 टाइप्स। तो टाइप हमेशा हैप्लॉइड नंबर, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर में जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो मैच नहीं करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। 23 सब अलग अलग है, सब पे अलग अलग जीन, तभी तो मिला के 30,000 जीन हुए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम टाइप पर जितने हैं वो सारा एक ग्रुप बनता है। तो कभी लिंकेज ग्रुप का नंबर पूछा जा सकता है। हम अगला पार्ट यही ध्यान रखें, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। और लिंकेज ग्रुप इसको कहेंगे ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम और ऑन अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट या पूरे होमोलोगस पेयर पर प्रेजेंट सारे जीन विल कंस्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप। ये मिलके एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। और इसीलिए नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एनी ऑर्गेनिज्म विल बी इक्वल टू n नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये हैप्लॉइड नंबर पर डिपेंड कर, क्योंकि n नंबर ही टाइप बताता है, तो हैप्लॉइड नंबर के इक्वल है, ठीक है। पूरा होमोलोगस पेयर को एक ही ग्रुप मानना। जैसे अब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन पी प्लांट, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन ड्रोसोफिला, तो कुछ ऑर्गेनिज्म इनके अब क्रोमोसोम नंबर पता होने चाहिए, तो आपको लिंकेज ग्रुप पता चल जाएंगे, ठीक है। ड्रोसोफिला में कितने, पी प्लांट में कितने हुए? 7, तो ड्रोसोफिला में कितने हो जाएंगे? 4।
जैसे जेनेटिकल स्टडीज में एक और ऑर्गेनिज्म बड़ा काम आता है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज ए हैप्लॉइड फंगस, 11 में सुना होगा नाम फंगस में, और ये हैप्लॉइड होती है और इसमें 7 क्रोमोसोम है। अब क्योंकि ये तो हैप्लॉइड है, 7 क्रोमोसोम है तो 7 ही लिंकेज ग्रुप, ठीक है। मेज में अगर 20 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड, तो पूछा जाए मेज में कितने लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे, तो मेज में 10 लिंकेज ग्रुप, क्योंकि 20 डिप्लॉइड नंबर। माउस में 42 क्रोमोसोम होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, 21, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ह्यूमन की, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन, तो ये तो दिख ही रहा है 23, लेकिन अब ह्यूमन में ध्यान रखना, यहाँ जानबूझकर हमें कंफ्यूज किया जाएगा मेल और फीमेल में, क्योंकि ह्यूमन की काफ़ी डिटेल्ड स्टडी हो चुकी है, ठीक है। तो ह्यूमन मेल में हम 24 क्रोमोसोम और ह्यूमन फीमेल में 23, तो 23 तो हम सोच ही रहे हैं, लेकिन मेल में 24, एक ज़्यादा। उसका रीज़न ध्यान रखना, वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन में क्योंकि बहुत डिटेल्ड स्टडी हो चुकी है, तो अब हमें बहुत पता चल गया कि वाई जो है एक्स से बहुत अलग है, इसलिए एक्स और वाई को 2 अलग अलग ग्रुप मानने पड़ेंगे। तो इसलिए ह्यूमन मेल में 24 हो जाते हैं, फीमेल में 23 हैं। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन, तब तो आंसर 23, और स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन मेल, तब आंसर होगा 24। समझ गया, मेल कहा जाए तो ही, और ये सिर्फ ह्यूमन तक ही रखना, बाकी सब में नहीं, ह्यूमन के लिए कहा जाता है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आता है हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में कितने लिंकेज ग्रुप बोले, हमने तो कहा था कि एक क्रोमोसोम या एक पेयर पर प्रेजेंट जीन एक लिंकेज ग्रुप है। बैक्टीरिया में तो क्रोमोसोम ही नहीं है, पर डीएनए तो है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक ही तो डीएनए होता है बैक्टीरिया, उसी पर उसके सारे जीन लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ग्रुप भी तो एक ही हुआ। तो भले क्रोमोसोम वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आपको बैक्टीरिया में भी पूछा जाए तो क्योंकि एक ही सिंगल डीएनए होता है, तो बैक्टीरिया में भी लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 1। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप एक्चुअली ये जो है ये केवल और केवल क्रोमोसोम के नंबर से चलेगा। हाँ, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लॉइडी लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी लेवल से इंडिपेंडेंट। जैसे हम बात कर ले पी प्लांट की, पी प्लांट में हैप्लॉइड होता है तो 7, डिप्लॉइड होता है तो 14, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा तो 21, 7 के मल्टीपल में बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब पी प्लांट में अगर हैप्लॉइड है तो लिंकेज ग्रुप कितने हैं, 7। पी प्लांट डिप्लॉइड है तब भी लिंकेज ग्रुप तो कितने माने जाएंगे, 7। और पी प्लांट अगर ट्रिप्लॉइड हो जाए, यूं भले 21 क्रोमोसोम हो जाए, बट लिंकेज ग्रुप तो उसमें तब भी 21 ही रहे, सॉरी 7 ही रहे, क्योंकि हमने कहा है कि जितने होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनका पेयर भी एक ही ग्रुप माना जाता है। इसलिए नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप तो सेम रहेंगे चाहे प्लॉइडी कुछ भी हो, क्योंकि वो n नंबर के इक्वल माने जाते हैं। समझ गए, तो ये और कुछ नहीं। अभी तक हमने लिंकेज के बारे में जो बातें आपको बताई कि लिंकेज ऐसे जीन के बीच में मिलता है जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, और वो जनरेशन टू जनरेशन साथ साथ मूव करते हैं। आप फिनोटिपिकली देख भी सकते हो। अगर ऐसे में आपको किसी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म को थोड़ा ध्यान से कुछ जनरेशन तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो आपको कई सारे कैरेक्टर साथ साथ जाते हुए दिख सकते हैं। ये सभी एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, नॉन एलिलिक जीन है, अलग अलग कैरेक्टर के हैं, लेकिन क्योंकि सेम क्रोमोसोम पर है तो साथ चलते हैं, ठीक है। और इसी पूरे ग्रुप को जो एक क्रोमोसोम पर साथ जाते हैं उसी को हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। यही वो लिंकेज है जो जनरेशन टू जनरेशन सिमिलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक बिगेट लाइक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी बातें लिंकेज को लेकर हुई, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ऐसा पॉसिबल था, ऐसी कोई कंडीशन बताओ जरा जहाँ के लिंकेज होता ही नहीं, हालांकि ये तो खैर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर यूँ सोचे कि लिंकेज कब बिल्कुल नहीं मिलता, तो केवल एक ही कंडीशन थी, जब एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन हुआ था। अगर एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन होता तो जब भी आप 2 जीन लेते, 2 करैक्टर लेते, तो हमेशा अलग अलग वाले तो मिलते, तब हमेशा असॉर्टमेंट होता। ऐसे में तो फिर जितने जीन होते उतने क्रोमोसोम रखने पड़ते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। और एक क्रोमोसोम पर अगर बहुत सारे करैक्टर के जीन हैं तो लिंकेज जरूर मिलेगा। अब आपको दिखेगा नहीं दिखेगा वो तो आपने कौन से करैक्टर स्टडी में लिए तब की बात है। अगर आप पूरा प्लांट एक साथ स्टडी कर पाओ तो बहुत सारे जीन लिंक्ड मिलेंगे आपको। तो जितने कम करैक्टर स्टडी करेंगे तो वहां आपको लिंकेज मिलने के चांस कम होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 ही करैक्टर स्टडी कर लो, एक में तो खैर कुछ आना ही नहीं, 2 में
तो दो में तो बिल्कुल इक्वल चांस है कि भाई या तो वो दोनों अलग अलग मिलेंगे या दोनों साथ साथ मिलेंगे। अब आपने 3 कैरेक्टर ले लिए तो हो सकता है 3 में से 2 तो अलग हैं और 2 जो है साथ में है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस वजह से जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाएंगे तब हमें लिंकेज के केसेस ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम के जीन होते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर में सब कुछ इतना एब्सोल्यूट नहीं है, इतना परफेक्ट नहीं है कि बिल्कुल बस साथ साथ ही जा रहे हैं और कभी कुछ और हो ही नहीं रहा। अगर नेचर ने इनको साथ जाने का तरीका दिया है और अगर ऐसे ही साथ चलते रहे तब तो कभी कोई बदलाव आएगा ही नहीं, कोई चेंज आएगा ही नहीं। और अगर चेंज नहीं आया तो इवोल्यूशन कैसे होगा? हम तो देखते हैं ना, नेचर में तो चेंज भी आता है। तो इसीलिए लिंकेज जहाँ बनाया गया और ये साथ साथ ले जाता है, वहीं पर ध्यान रखिएगा एक फिनोमिनन ऐसा भी है जो लिंकेज में साथ जाने वाले जीन को अलग कर देता है, लिंकेज में जो साथ जा रहे हैं लिंक्ड जीन को सेपरेट कर देता है और इस वजह से फिर उनका लिंकेज टूट जाता है। थ्योरी का अगला और इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है नेक्स्ट वन, कि लिंकेज इज रेयरली एब्सोल्यूट और कंप्लीट। मतलब कंप्लीट मतलब जो दो जीन हमेशा साथ ही जा रहे हैं, अलग होने का कोई काम ही नहीं है। इतना एब्सोल्यूट और कंप्लीट तो कभी कोई होता ही नहीं, रेयरली। एंड इट कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज रेयरली ही एब्सोल्यूट है। कोई दो जीन ऐसा रेयरली होगा कि जिंदगी में या यूं कहें हमेशा ही साथ चले। उनके साथ को तोड़ा जा सकता है, उनको अलग किया जा सकता है, और अलग कौन करता है? क्रॉसिंग। लिंक्ड जीन जो कि साथ जा रहे हैं, अलग कौन किससे किए जाते हैं? क्रॉसिंग ओवर्स। अब ये हम जेनेटिक्स में एक चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आते हैं, क्रॉसिंग ओवर। देखिए, जेनेटिक्स में 4 फंडामेंटल पिलर हैं जिस पर पूरा जेनेटिक्स का फंडामेंटल बेस्ड है। ये 4 पिलर में से 2 मेंडल ने दिए थे, 2 मॉर्गन ने समझाए। 4 पिलर कौन से हैं? सेग्रीगेशन, असोर्टमेंट, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इनका रिलेशन समझ में आ जाता है तो फिर फंडामेंटली कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो अब हम एक 4th नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर। जब बात क्रॉसिंग ओवर की आती है तो सीधा सीधा ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपने 11th में कहीं नाम सुना होगा, निश्चित रूप से सेल पढ़ते समय, सेल डिवीजन पढ़ते समय और उसमें मियोसिस के समय इसका जिक्र आता है। तो एज ए साइटोलॉजिकल इवेंट, एज ए साइटोलॉजिकल प्रोसेस आपको ये 11th में पढ़ाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर है क्या चीज, होता कैसे है, ये आपको 11th में बताया जाता है मियोसिस के साथ। जब हम लिंकेज पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम भी खूब आएगा और मियोसिस भी खूब आएगा। तो 11th की ये दोनों बातें थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ हम बात करेंगे कि उस क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है। देखिए, थोड़ा सा पहले 11th की पुरानी बातें देख लें। तो क्रॉसिंग ओवर का ही प्रोसेस मियोसिस में होता है। थोड़ा और ही आपको याद हो तो किस स्टेज में होता है? मियोसिस 1 में या 2 में? मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 की भी कौन सी स्टेज में? प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज। किस में? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 स्टेज हैं, याद हो तो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सुना? उसमें कौन सी स्टेज में? तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जाता है पैकाइटीन में। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की पैकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। वहाँ आपको सेल पढ़ाते समय भी बताया जाता है, सेल डिवीजन के टाइम भी, कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है इट्स एन एक्सचेंज ऑफ जीन, कि ये जीन का एक्सचेंज हो जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला इधर आ जाता है। तो हर इंसान के दिमाग में सवाल उठता है कि भाई इससे होता क्या है, व्हाट हैपेंस ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। तो पढ़ाने वाले सर भी बता देते हैं कि क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आता है, और हम भी शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि सर ने बोला है क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आता है तो आता है। ठीक है, और हम वहां नहीं समझ पाते कि आखिर ये वेरिएशन आता कैसे। ठीक है, अब ये बातें जेनेटिक्स में क्लियर होंगी कि हाउ द वेरिएशन अपीयर्स। और फिर जब जेनेटिक्स की शुरुआत हुई तो हमने वेरिएशन में ज़्यादा एम्फेसिस म्यूटेशन पे किया। हम बार बार कह रहे हैं कि नया जीन, नया करेक्टर, नया फॉर्म तो म्यूटेशन बनाता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरू में डाउट्स आए, कईयों ने लिख के भी भेजे कि हमें तो बताया कि वेरिएशन तो मियोसिस से आता है। जनाब, वेरिएशन मियोसिस से नहीं आता है। मियोसिस तो एक प्रोसेस है, और उस मियोसिस के अंदर होने वाला क्रॉसिंग ओवर एक वेरिएशन का कॉज है। बट वेरिएशन तो म्यूटेशन से भी आता है, और इनफैक्ट ज़्यादा बड़ा वेरिएशन तो म्यूटेशन से आएगा। वो आपके 11th के सिलेबस में नहीं था। आपने सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर पढ़ा तो उसका हिस्सा बता दिया गया। ठीक है,
तो अब हम जरा क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को भी समझ लें। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूँ, अगर ये आप सेल डिवीजन जो पढ़ते हैं आपने डायग्राम्स देखे होंगे, अलग अलग स्टेज में कहाँ कहाँ क्या इवेंट हो रहा है। सेल डिवीजन पूरा कंटिन्यू प्रोसेस, मतलब ये जो प्रोफेज मेटाफेज की जो बाउंड्री है ये तो हमारी बनाई हुई है। जब आप वाकई में सेल डिवीजन को लाइव देखो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ प्रोफेज खत्म हो गया और कब मेटाफेज शुरू। वो कंटिन्यू ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो तो हमने बांट दिया कि भाई यहाँ तक को प्रोफेज बोलेंगे, यहाँ तक को इतना। तो ये इवेंट वगैरह जो है ये तो हमारे डिवाइडेड है। अब आप देखा होगा मियोसिस जब शुरू होता है तो लेप्टोटीन में कहा जाता है कि पतले पतले थ्रेड लाइक क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम अपीयर होते हैं जो कंडेंस होकर के थोड़ा और थिक होने लगते हैं। शुरुआत यही से होती है। लेप्टोटीन, लेप्टोनीमा का मतलब होता है थिन थ्रेड, उस समय थिन थ्रेड दिखते हैं। फिर आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में कहा जाता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और उनके लेंथ वाइज पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, उस पेयरिंग को कहते हैं सिनेप्सिस। ओके, जाइगोटीन वर्ड का मीनिंग ये है ज्वाइनिंग इन पेयर। जाइगोटीन के थ्रेड जो पेयर में ज्वाइन होते हैं, इस तरह से जो हमने क्रोमोसोम बता रखा था ऐसे पेयर में आ जाते हैं। सिनेप्सिस होता है, दोनों के बीच में एक थ्रेड लाइक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बड़ी अच्छे से लेंथ वाइज नेक टू नेक पेयरिंग होती है, बड़ा होगा। ठीक है, और पेयरिंग जब होती है तो शुरू में तो क्रोमोसोम किस तरह के नजर आते हैं, हमें इस तरह के नजर आएंगे। फिर उसके बाद जब पैकाइटिन होती है तो ये इस तरह के डबल हो जाते हैं। अब इसमें भी चीजें जो है पता रहनी चाहिए कि इसके हर क्रोमोसोम में एक डीएनए, जब सेल डिवीजन शुरू हुआ उससे पहले एस फेज हुआ, एस फेज में डीएनए डबल हो गया। तो ये जो क्रोमोसोम है ये है जाइगोटीन का स्टेज, ये है पैकाइटिन। पैकाइटिन की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो जाइगोटीन वाले में भी एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए अंदर है, वो चिपके हुए अभी, और आपको एक एक ही थ्रेड दिखता है। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, ये बाइवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। उसके बाद क्या होता है, जब ये थोड़ा और कंडेंस होता है तो ये एक एक क्रोमोसोम का जो एक एक क्रोमेटिड है ये ऐसे है। फिर जैसे थोड़ा और छोटा करोगे ना, ये छोटा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो ये 2 हो जाते हैं, ये 2 बन जाते हैं। तो ये एक में फिर 2 नजर आते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड, इसके भी सिस्टर, एक इसका और एक इसका लोगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो बाइवेलेंट दिख रहा था अब ये क्या कहलाता है, टेट्रावेलेंट, टेट्राड, सुना होगा ना। तो ये टेट्राड दिख जाता है। पैकाइटिन की शुरुआत यहीं से होती है जब टेट्राड दिखाई देता है। ओके, उसके बाद आपको कहा जाता है कि यहाँ एक्सचेंज हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो हमारे वो जो जीन थे, जीन ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी, इस तरह से हमने जीन लिखे थे। अब यहाँ क्या हुआ, एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये जैसे ये डबल यहाँ दिखा, ये ए बी, बी स्मॉल ए स्मॉल, सॉरी ये ए है और ये हो जाएगा बी, बी ए और स्मॉल ए है तो यहाँ आएगा स्मॉल ए। ये डबल हो गए और इधर जीन बी, बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ऐसे एक टेट्राड बनता है। अब यहाँ से आगे जब क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म लेते हैं तो कई बार 11th में आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दिया जाता है कि अब इनमें एक्सचेंज हो जाता है। अब हम अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो होता क्या है, यहाँ हम देखते हैं कि सेल डिवीजन बिल्कुल माइक्रोस्कोप में दिखता है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में सेल डिवीजन लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस तरह का टेट्राड नजर आता है। अब इस टेट्राड में अक्सर ये देखा जाता है कि आउट ऑफ द 4 क्रोमेटिड एनी 2 क्रोमेटिड अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। कैसे, तो ऐसे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखता। हमें क्या दिखता है माइक्रोस्कोप में कि 4 में से कोई 2 क्रोमेटिड एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, कॉइलिंग कर जाते हैं। एनी 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक इसका और एक इसका, कोई सा भी एक दूसरे से कॉइल कर जाते हैं, रिलेशनल कॉइलिंग कहते हैं। तो ये कॉइलिंग कर जाते हैं। ठीक है, अब ये कॉइल करके माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो ऐसे पड़े रहते हैं, बस कुछ नहीं होता, ये ऐसे पड़े रहते हैं और थोड़ी देर बाद फिर ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये दूर जाने लगते हैं वहां से शुरू होता है डिप्लोटिक, और ये टेट्राड दिखा, क्रोमेटिड कॉइल हुए और ये ऐसे कैसे रह गए, ये पैकाइटिन स्टेज है। ठीक है, अब बताया जाता है कि जिस दौरान ये कॉइल होकर कैसे पड़े थे उस दौरान इनमें हुआ एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर, लेकिन वो हमें नजर नहीं आया।
क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस या ये एक्सचेंज होता हुआ माइक्रोस्कोप में कभी नहीं दिखता, क्योंकि तो डीएनए लेवल का काम है, मॉलिक्यूल थोड़ी माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। तो आपको बस वो कॉइल्ड होकर रहते हैं, और इसीलिए क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म को लेकर अलग अलग व्यू बनते रहे, अलग अलग थ्योरीज देते रहे। ठीक है, बहुत सारी रिजेक्ट हो गई। जो सबसे कॉमन एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी बाय स्टर्न एंड होटा। ये हम 11 की चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम लिंकेज पे तो बाद में आएंगे। अब ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, स्टर्न एंड होटा ने दी। उन्होंने क्या कहा कि जब ये कॉइल हो जाते हैं उसके बाद आगे क्या होता है। इन्होंने कहा कि अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो जो कॉइल्ड क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड जो कॉइल्ड हो जाते हैं, उनमें कई बार आपको एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगा, और उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेज, कई सारे एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स नोड्यूल लाइक, ये हमें इन कॉइल्ड क्रोमेटिड में नजर आता है। इसमें एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, आर प्रोटीन, यू प्रोटीन, अनवाइंडिस, कई सारे एंजाइम का ग्रुप होता है। ठीक है, नोड्यूल लाइक नोड्यूल दिखता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये भी नजर आता है। अब ये पूरे में कहीं भी हो सकता है, एक से ज्यादा जगह भी हो सकता है, बट एक जगह तो अक्सर होता ही। अब इसमें एंजाइम होते हैं और कुछ भी नहीं है, और ये जहां आपको नोड्यूल दिख रहा है ये वहां पूरा एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड काम करता है। ये जो कॉइल्ड क्रोमेटिड है, बीच में नोड्यूल फंसा हुआ है, तो इसके जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकस का जीन कट करते हैं, और जिस लोकस का जीन इस क्रोमेटिड में कट किया उधर दूसरा भी उसी में कट, सामने वाले में भी उसी लोकस को कट करते हैं। कटिंग को कहते हैं निकिंग। फिर उसके बाद ये एक्सचेंज होता है और वापस लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाता है, जोड़ने को कहते हैं एनीलिंग। तो 3 स्टेप में काम हुआ, निकिंग, एक्सचेंज, एनीलिंग। निकिंग, एक्सचेंज, एनीलिंग से इस क्रोमेटिड का जीन इधर और इसका जीन इधर आ गया। ये पूरा एंजाइम के थ्रू किया जाने वाला काम है, वो नोड्यूल जो होता है वहाँ। नॉर्मली एक क्रोमोसोम में एक आध जगह तो दिख जाता है, क्रोमोसोम बहुत बड़ा है तो थोड़ा दूर जाके दूसरा भी दिख सकता है, इमीडिएट आसपास नहीं दिख पाएगा। जहाँ एक जगह काम हो रहा है तुरंत दूसरा, जहाँ एक क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इमीडिएटली आसपास दूसरा नहीं होता। ठीक है, दूर जाके हो सकता है, तो वो एक एक्सचेंज हो गया। ये सब जो काम हुआ ये माइक्रोस्कोप में नहीं दिखा। उसके बाद ये दूर जाने लगते हैं, वहां से डिप्लोटीन शुरू होता है, और जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं तो इनकी कॉइलिंग खुलती है, और कॉइलिंग जैसे खुलेगी तो जिस जगह वो कटिंग एक्सचेंज हुआ था वहां से ये अभी भी यूं इस तरह से जुड़े रहते हैं, और यही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपको डिप्लोटीन में काइजमेटा के नाम से दिखाई देता है। काइजमेटा आर द प्लेस वेयर द क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। समझ में आई बात? ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिनन है कि जैसे ये है, अब हो सकता है मान लीजिए यहाँ से ये जीन इधर गया, इसको काट के हमने इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, ये जीन बी का एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, जीन बी एक्सचेंज हो गया। ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ, या फिर इधर चाहो तो यहाँ देख लो, ये इधर गया, ये इधर गया, ये एक्सचेंज हो गया। केवल और केवल ये जीन आमने सामने वाले एक्सचेंज हो गए, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो हमने पिछला डायग्राम बनाया था, ये जो हम बता रहे थे क्रॉसिंग ओवर, ये वाला डायग्राम, इसमें अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर क्या कह रहा है, जैसे ये जीन बी है और ये स्मॉल बी है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज। उससे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर में कुछ नहीं। उसके बाद यह काइजमेटा दिखता है और फिर वो भी खुल जाता है, और ये सब सेल के प्रोसेस, वो साइटोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये तो खैर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस ध्यान रखना जो मैंने बताया, भी आगे और काम आएगा, कैसे टेट्राड बनेगा, निकिंग, एक्सचेंज, एनीलिंग। ठीक है, वो ब्रेकेज रीयूनियन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है, ये क्रॉसिंग ओवर ये कब हुआ, इट अकर्स ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज, पैकाइटिन स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1 की पैकाइटिन स्टेज पर हुआ। ठीक है, और इस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में 3 चीजें हो रही हैं, निकिंग, एक्सचेंज एंड एनीलिंग। ये निकिंग, एक्सचेंज, एनीलिंग जो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट कर। तो ये तो खैर प्रोसेस हो। अब जरा इस चीज को यूं समझें कि आखिर इससे हुआ क्या। जब आपने इसको एक्सचेंज किया तो क्या जीन के अंदर कोई चेंज आया क्या? जैसे हम यहाँ चाहे तो यहाँ देख लें, नहीं तो हमारा जो वो पहले वाला डायग्राम था यहाँ दिख ले, यहाँ ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि इस जीन बी में और इस जीन बी में कोई डिफरेंस नजर आया क्या? जीन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, और जीन के अंदर की सीक्वेंस से तो कैरेक्टर डिसाइड होता है। ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर में केवल जगह बदलती है,
इधर वाले को उठा के उधर कर दिया और उधर को उठा के इधर कर दिया। जीन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, डीएनए में चेंज नहीं है। और जब तक जीन के अंदर चेंज नहीं आएगा तो नया कुछ नहीं बनेगा। बस यहाँ इतना हुआ कि रेड वाला ये जीन उधर चला गया और व्हाइट वाला इधर आ गया, बट रेड और व्हाइट ही रहा ना, कोई नया कलर नहीं बना। क्रॉसिंग ओवर कभी भी कोई नया ट्रेट, नया करेक्टर, नया फॉर्म नहीं बनाता है। पूरा अच्छे से सुन लें, क्रॉसिंग ओवर केवल जगह बदलता है। अब इससे वेरिएशन कैसे आ गया, क्रॉसिंग ओवर का लिंकेज से क्या रिलेशन हुआ। अब थोड़ा हम जेनेटिक्स की बात करें। अभी तक हम लिंकेज में क्या कर रहे थे कि जीन ए और बी मान लो साथ साथ जा रहे हैं, ये जीन साथ जा रहे हैं, ये जीन साथ जा रहे हैं, यही तो बोला था लिंकेज। तो जैसे एक एक्सचेंज हुआ, ठीक है, एक्सचेंज किसका हुआ, बी का बी से, अलीलिक जीन। क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ अलीलिक जीन, ठीक है। अब इस अलीलिक एक्सचेंज से फर्क क्या पड़ा, अलीलिक जीन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, रेड वाला रेड है, व्हाइट वाला व्हाइट है, जगह बदल गई। फर्क पड़ा लिंकेज पर, कि जो नॉन अलीलिक जीन लिंक्ड ग्रुप में साथ जा रहे थे उनका साथ टूट गया। कैसे, पहले टॉल और रेड साथ जा रहे थे, अब ये तो उधर चला गया, उधर से व्हाइट आ गया, तो अब साथ कौन जा रहे हैं, जो टॉल और रेड का कॉम्बिनेशन चला आ रहा था वो अलग हो गए, और अब टॉल के साथ व्हाइट आ गया, ड्वार्फ के साथ रेड आ गया। क्रॉसिंग ओवर ने नया कलर, नया करेक्टर नहीं बनाया, केवल नया कॉम्बिनेशन बनाया, इसीलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर नेवर प्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ करेक्टर, नए फॉर्म ऑफ करेक्टर तो म्यूटेशन बनाता है। इसलिए म्यूटेशन को बड़ा माना जाता है कि इस वो क्या करेगा, वो ऐसे अदला बदली नहीं करता है, वो तो जीन बी के अंदर डीएनए में हुआ और ऐसा कुछ चेंज किया कि पहले वो रेड बना रहा था, अब मान लो येलो बनाने लगा, कलर ही चेंज कर दिया। क्रॉसिंग ओवर ऐसा नहीं कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर उठा के इधर रख दिया, इधर से उठा के इधर, तो रेड वाला रेड ही है, येलो व्हाइट वाला व्हाइट ही है। तो नया ट्रेट बनना, तो नया फॉर्म बनना म्यूटेशन से, ठीक है। और यहाँ केवल जगह बदली, लेकिन देखो वेरिएशन इससे भी आया। कैसे, जैसे हमने कहा था कि प्लांट में जनरेशन टू जनरेशन हम देख रहे हैं कि जितने टॉल हैं वो सब रेड फ्लावर वाले हैं, जो ड्वार्फ हैं वो व्हाइट है। अब लगातार आप देख रहे हो कि टॉल वाले सारे रेड हैं, ड्वार्फ वाले व्हाइट है, प्लांट की उस पॉपुलेशन में सारे टॉल रेड दिख रहे हैं, और सडनली उनके बीच में एक प्लांट, दो प्लांट ऐसा दिख रहा है जो टॉल तो है लेकिन व्हाइट फ्लावर वाला है, ड्वार्फ तो है लेकिन रेड फ्लावर वाला है। तो जहाँ सारे प्लांट पॉपुलेशन के टॉल रेड दिख रहे हैं, वहां अगर एक दो प्लांट उसमें टॉल व्हाइट दिखेंगे, तो क्या उनमें औरों से डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं दिखा, बिल्कुल दिखा। और वो टॉल व्हाइट बाकी सबसे अलग नजर आएगा, औरों से अलग दिखना ही वेरिएशन है। तो जो बोलते हैं ना कि क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आता है, मियोसिस से वेरिएशन आता है। मियोसिस में काम एक ही है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में वेरिएशन कैसे आया, केवल करेक्टर का कॉम्बिनेशन, कि जो कॉम्बिनेशन बाकी सब में या पेरेंट में और औरों में है उससे हटके एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। अब तक जहां टॉल और रेड साथ चला करते थे, इस क्रॉसिंग ओवर ने टॉल को व्हाइट के साथ ला दिया, ड्वार्फ को रेड के साथ ला दिया। ये काम किया क्रॉसिंग ओवर ने। क्रॉसिंग ओवर ने कोई नई चीज नहीं बनाई, जो अवेलेबल चीजें हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाती है। नया तो कौन बनाता है, म्यूटेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन तो आप तब बनाओगे ना जब आपके पास फॉर्म्स हो तो सही। इसलिए पहली लीड आती है म्यूटेशन की, कि पहले होता है म्यूटेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन बनता है। आगे बात समझ में। इसीलिए शुरुआत में नया फॉर्म म्यूटेशन से आएगा और उसके बाद फिर क्रॉसिंग ओवर उनके कॉम्बिनेशन बनाता रहता है। तो वेरिएशन तो दोनों से आता है। एकदम से कोई नई चीज आ जाए, कि सारे रेड थे अब येलो दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो नया है ही, वो तो वेरिएशन है। लेकिन कॉम्बिनेशन में भी डिफरेंस आ जाता है, कि टॉल रेड की जगह टॉल व्हाइट आ जाएगा। तो ये जो वेरिएशन आया, ये क्रॉसिंग ओवर, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन रिजल्ट्स इन न्यू फॉर्म, न्यू ट्रेट, न्यू अलील। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन करता है, ठीक है। जैसे आप अपने लिए एक नई ड्रेस खरीद के लाते हैं, तो बिल्कुल एक नई चीज है जो आपके पास ऐसा कोई था ही नहीं पहले, तो वो एक नई ड्रेस खरीदना क्या हुआ, इट्स जस्ट लाइक म्यूटेशन। एंड म्यूटेशंस आर क्वाइट रेयर। कौन सा रोज रोज ड्रेस खरीदते, कभी कभार अचानक से कोई ओकेशन, ठीक है। अब आपने उस नई ड्रेस, एक दिन तो आपने नई ड्रेस ले ली, आप कॉलेज जा रहे हैं, मान लीजिए एक दिन तो नई ड्रेस पहन के चले गए, तो यू आर क्वाइट डिफरेंट, उस दिन तो बड़े अलग दिख रहे हैं। अब अगले दिन क्या करेंगे, रोज रोज थोड़ी ना म्यूटेशन होगा, रोज रोज थोड़ी नई ड्रेस लाएं, लेकिन अगले दिन भी हम थोड़ा डिफरेंट दिखने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद आगे का वेरिएशन देखो कैसे आएगा, डिफरेंट कैसे दिखा जाएगा। आपकी नई ड्रेस और आपकी पुरानी ड्रेसेस के कॉम्बिनेशन बना दो, ठीक है। पुराना नया पैंट ले लिया, नया शर्ट लगा लिया,
तो ये जो हम नए पुराने का जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये है क्रॉसिंग ओवर, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। उससे भी तो आप कुछ तो डिफरेंट नजर आओगे, वो वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर का है। और एकदम से कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करना म्यूटेशन का काम है। दोनों चीजें ढंग से समझें, आगे बात समझ में। तो ये एक्सचेंज हुआ। अब मैं पूरे क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को समराइज करूं तो क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ अलीलिक जीन which results in the separation of non allelic linked gene। ये लिंक्ड जीन जो साथ चला करते थे उसको सेपरेट कर दिया, इनके लिंकेज को तोड़ दिया, इनका कॉम्बिनेशन तोड़ दिया, एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। आगे बात समझ में। तो क्रॉसिंग ओवर का ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन है कि क्रॉसिंग ओवर, इसमें प्रोसेस क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज of allelic genes, exchange of allelic genes which results in separation of non-allelic linked gene, and thus forms a new combination of character, which is known as, इस न्यू कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, which is known as recombination। तो करेक्टर के नए कॉम्बिनेशन बनेंगे और इस नए कॉम्बिनेशन को हम रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ अलीलिक जीन, आमने सामने वाले अलीलिक जीन का एक्सचेंज होता है, जिससे साथ जाने वाले नॉन अलीलिक लिंक्ड जीन का जो सेपरेशन है ये सेपरेशन हो जाता है, और इनके सेपरेशन से करेक्टर का एक नया कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो लिंक्ड जीन, लिंकेज जहां बात कर रहा है साथ जाए, तो उनके साथ को अलग करने वाला कौन आ गया, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सेम एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट दो जीन अगर साथ जाते हैं लिंकेज, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट दो जीन अगर अलग हो जाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो अब क्या हुआ, काफी पहले क्वेश्चन पूछा गया था, विच फिनोमिनन इज अपोजिट टू लिंकेज, सॉरी विच फिनोमिनन इज अपोजिट टू लिंकेज, और उसके ऑप्शन में था एक ऑप्शन असोर्टमेंट और दूसरा ऑप्शन था क्रॉसिंग ओवर। कई लोग आंसर असोर्टमेंट करके आ गए, असोर्टमेंट नहीं होगा, असोर्टमेंट की कंडीशन ही अलग है, उसका तो रास्ता ही नहीं। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की लड़ाई है, क्योंकि उनकी कंडीशन सेम। असोर्टमेंट की तो कंडीशन ही अलग है कि दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर। अब जो अलग अलग क्रोमोसोम पर है उनमें कभी देखिए क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हुआ, होमोलोगस पेयर, नॉन होमोलोगस में नहीं होता। अब एक जीन मान लो इस पर है और एक जीन किसी दूसरे पेयर पर, क्या उनमें कभी क्रॉसिंग ओवर होगा, हो ही नहीं सकता, उनमें तो हमेशा असोर्टमेंट रहेगा। तो जो जीन असोर्टमेंट शो करते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो वो तो कंडीशन ही अलग है। अब जो जीन सेम क्रोमोसोम पर, मतलब ये इस तरह से पेयर पर वही साथ जाते हैं, मतलब उनमें लिंकेज, सेम क्रोमोसोम के जीन साथ जाए लिंकेज, और सेम क्रोमोसोम के जीन अलग हो जाए क्रॉसिंग ओवर। इसलिए लिंकेज का अपोजिट कौन, लिंकेज ज्यादा दुखी किससे है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर से परेशान है, वो तोड़ देता है उसको। तो ध्यान रखना कि लिंकेज जो है वो क्रॉसिंग ओवर से हमेशा रिवर्स चलता है। तो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर इज opposite to linkage. Which phenomenon is opposite to linkage? तो क्रॉसिंग ओवर इज अपोजिट टू लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर लिंकेज अपोजिट चलेंगे, एक तो ये चीज ध्यान रख लो। असोर्टमेंट इनके बीच में कहीं नहीं आता है, इन दोनों की कंडीशन सेम है कि दोनों में ही एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन है। अब लिंकेज कहता है साथ जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर कहता है कोई जरूरी है क्या अलग कर देता है। लेकिन अब ध्यान रखना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो नहीं पाता, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज वेरी रेयर, क्रॉसिंग ओवर बड़ा रेयर माना जाएगा, और इसीलिए आपको लिंकेज के पार्ट ज्यादा मिलेगा। एक्चुअली क्या है, आप ये देखिए रेयर कैसे हुआ। अब बात ये आती है कि भाई क्रॉसिंग ओवर इज क्वाइट रेयर, क्रॉसिंग ओवर तो अलग करना चाहता है कि सब इंडिपेंडेंट जाए, उसको क्रॉसिंग ओवर को ये अच्छा लग रहा है जैसे असोर्टमेंट वाले इंडिपेंडेंट जा रहे हैं,
लेकिन लिंकेज कहता नहीं हम सब एक साथ जाएंगे, यूनिटी में रहेंगे। क्रॉसिंग ओवर उस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो नहीं पाता है। इसलिए क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन आता है वो बहुत कम आएगा। और जब आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बात करोगे तो लिंकेज अगर रहेगा तो पेरेंट जैसे ही आएगा, और क्रॉसिंग ओवर हो गया तो पेरेंट से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और आप देखो जनरेशन टू जनरेशन सिमिलैरिटी ज़्यादा रहती है, एक्चुअली लिंकेज ज़्यादा होता है, क्रॉस रिकॉम्बिनेशन बहुत कम, 2-5%। एक्चुअली क्या देखो कैसे पूरे इस क्रॉसिंग ओवर रेयर क्यों है, जबकि एक तरफ ये बात आती है कि जब जब मियोसिस होता है हर बार क्रोमोसोम आमने सामने आते हैं, हर बार एक्सचेंज होता है। तो एक किसी भी जेन्युइन स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि जब क्रॉसिंग ओवर हर मियोसिस में हो रहा है देन हाउ इट इज रेयर। तो अब इसकी रेयरनेस समझो। ये बात सही है कि जब जब मियोसिस होगा क्रोमोसोम आमने सामने आएंगे और एक आध एक्सचेंज भी होगा, लेकिन आप देखिए हम और एवरेज बेस पे माने तो एक एक्सचेंज अगर हो गया ना पेयर में तो बहुत बड़ी बात है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल वाला ही बहुत रेयर होता है। ये ध्यान रखना, एक क्रॉसिंग ओवर दूसरे क्रॉसिंग ओवर के चांस को डिक्रीज कर देता है। जहां एक जगह क्रॉसिंग ओवर तुरंत आसपास होता ही नहीं, दूसरा क्रोमोसोम बड़े हैं तो दूर जाके होगा। तो सिंगल के बाद डबल क्रॉसिंग ओवर ही रेयर है, और ट्रिपल तो और रेयर है। हम कई बार सेल पढ़ते समय बहुत सारे काइजमेटा बना देते हैं, इतने होते नहीं है। हम तो एवरेज एक पेयर में एक एक्सचेंज मान लें जो हो सकता है आराम से। अब आप देखो एक पेयर में अगर एक एक्सचेंज हो रहा है तो वो हर मियोसिस में रहा है, लेकिन तब भी जीन के रेस्पेक्ट में तो वो रेयर है। कैसे? जैसे इस क्रोमोसोम पर 100 जीन है और हम किसी एक जीन बी से जाके बात करें कि भैया तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर में नंबर आने का क्या चांस है, तो कहेगा बहुत कम चांस है। फिर हम कहते हैं क्यों कम चांस है, हर मियोसिस में तो हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, फिर क्यों कम है? बोलेगा हर मियोसिस में तो हो रहा है, लेकिन क्या हर बार मेरा ही एक्सचेंज होगा? इस क्रोमोसोम पर हम 100 जीन है तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/100। समझ में आई बात? एक इंडिविजुअल जीन की तरफ से जब सोचोगे तो आपको क्रॉसिंग ओवर और एक्सचेंज में उसका इन्वॉल्वमेंट रेयर दिखेगा। समझ गए? हाँ, अगर आप पूरे क्रोमोसोम की स्टडी कर पाओ तो कहीं ना कहीं तो एक्सचेंज दिखेगा, लेकिन हम तो स्टडी 2 जीन की कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ए और बी पे ध्यान लगा रहे हैं, बाकी पे तो दिखा ही नहीं। तो हमें तो और कम दिखेगा क्रॉसिंग ओवर कि जब ए और बी में हो रहा होगा तभी नजर आएगा, बाकी वाला तो हम देख ही नहीं रहे। हम तो स्टडी ए और बी की कर रहे हैं, पूरे क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं हर बार एक जगह दिख जाएगा। इसलिए क्रॉसिंग ओवर इंडिविजुअल जीन के रेस्पेक्ट में रेयर होता है, भले ये प्रोसेस हर मियोसिस में होता है, बट हर बार कोई एक ही जीन थोड़ी एक्सचेंज होता है, इतने सारे जीन है, किसी का भी एक्सचेंज हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर इज वेरी रेयर, क्रॉसिंग ओवर रेयर रहेगा। और इसी वजह से सो रिकॉम्बिनेशन, जो ऑफस्प्रिंग में जो रिकॉम्बिनेशन होता है इज वेरी लेस, रिकॉम्बिनेशन इज वेरी लेस एंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन, अब जब लिंकेज ज्यादा रहेगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच मोर। और यही लिंकेज की पहचान भी है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट्स कम होते हैं। उसका रीजन ही यही है कि क्रॉसिंग ओवर के चांस रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ में एक और चीज है, देखिए क्रॉसिंग ओवर के चांस रेयर तो हैं, लेकिन लिंकेज में कभी रिजल्ट फिक्स नहीं आएंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे थे यहाँ ये 2 क्रोमोसोम हैं और हमने क्रॉसिंग ओवर की बात करी, जैसे ये जीन ए बी सी डी, ये मान लो स्मॉल ए स्मॉल, इस तरह से जीन है, वही वाले लिखे, ठीक है। अब आप देखिए, चलिए क्रॉसिंग ओवर रेयर है और इसीलिए लिंकेज की पहचान यही है कि रिकॉम्बिनेशन बहुत थोड़े से आते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन थोड़ा सा होता है और सिमिलरिटी ज़्यादा चलती क्योंकि ये बहुत कम होता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे हम 2 क्रॉस करते हैं, हमने एक जीन ए और बी को लेकर के क्रॉस किया, हमने एक डाईहाइब्रिड क्रॉस किया जिसमें जीन ए और बी लिया, और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने किया जिसमें जीन ए और डी ले लिया। 2 क्रॉस किए और दोनों में जो जीन है वो सब एक ही क्रोमोसोम के, तो जीन ए और बी का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें असॉर्टमेंट होगा, लिंकेज, दोनों सेम क्रोमोसोम पर है लिंकेज। और जीन ए और डी में भी अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो तो ये भी तो लिंकेज ही शो करेगा कि है तो सेम क्रोमोसोम पर। अब 2 डाईहाइब्रिड क्रॉस पैरेलल चल रहे हैं, ए और बी का, ए और डी का, दोनों को क्रॉस करेंगे, एक रिजल्ट दोनों में कॉमन आएगा कि दोनों में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा और रिकॉम्बिनेंट कम, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, चांस कम ही होते हैं। तो ये चीज तो दोनों में दिखेगी कि पेरेंटल ज्यादा रिकॉम्बिनेंट कम, लेकिन पेरेंटल कितने और रिकॉम्बिनेंट कितने वैल्यू अलग अलग होगी। हो सकता है हमने ए और बी का क्रॉस किया तो उसमें जाकर के हमें 90% पेरेंटल मिले, 10% रिकॉम्बिनेंट मिले। ए और बी में
ए और डी वाला दूसरा क्रॉस देखा, उसमें 80% पेरेंटल है, 20% रिकॉम्बिनेंट है। तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है ना, पेरेंटल ज्यादा रिकॉम्बिनेंट कम, ठीक है। लेकिन ए और बी में 10% रिकॉम्बिनेशन मिला, ए और डी में 20% रिकॉम्बिनेशन मिला, और इसी वजह से यहाँ कभी रेशो फिक्स नहीं आएगा। ए और बी का अलग रेशो बनेगा, ए और डी का अलग बनेगा, समझ गए। तो जिस तरह से असॉर्टमेंट में 9331 1111 आता है, लिंकेज के कभी फिक्स रेशो नहीं आएंगे, हर क्रॉस में अलग अलग आएंगे। उन दो क्रॉस के अकॉर्डिंग चलेगा, या किस क्रॉस की आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब एक कॉमन पैटर्न रहेगा, मोर पेरेंटल लेस रिकॉम्बिनेंट, लेकिन पेरेंटल कितने हैं वो अलग है। अब ए और बी अगर ज्यादा पेरेंटल शो कर रहे हैं, लेस रिकॉम्बिनेंट ए और डी, तो हमें एक चीज नजर आई कि ये क्यों हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम पर जीन का अरेंजमेंट लीनियर है, और जब लीनियर अरेंजमेंट होता है तो जीन के बीच के डिस्टेंस का मैटर आ गया। ए और बी तो पास पास है, ए और डी क्या है, दूर दूर है, समझ गए। तो ए और बी ज्यादा पास है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर करने के लिए जगह चाहिए बीच में। अब क्रोमोसोम में जो जीन पास है, ये इनका रिलेटिव सेपरेशन समझना। तो ए का, अब देखो ए तो दोनों क्रॉस में कॉमन है, ए इज मोर नियर टू बी एंड क्वाइट फार फ्रॉम डी, ठीक है। तो ए और बी अगर पास पास है तो इनका सेपरेशन का चांस कम हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर में जगह चाहिए। अगर जीन के बीच में गैप है, डी दूर है, तो वहां चांस बन जाएंगे फिर भी एक्सचेंज के। इसीलिए जैसे जैसे डिस्टेंस या जीन दूर होते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो आपको रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, क्रॉसिंग ओवर होना इजी हो जाता है। तो अब आपने क्रोमोसोम पर आपने जो दो कैरेक्टर लिए, अगर वो सेम क्रोमोसोम पर है तो लिंकेज शो करेंगे। कितना लिंकेज, कितना रिकॉम्बिनेशन है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस क्रोमोसोम में वो कितने तो पास में और कितने दूर है। जीन के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होती, ये तो हमारे चॉइस पर है। हमने ए और बी ले लिया तो हमें कम रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, और ए और डी ले लिया तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। तो मैं कंक्लूड क्या करूंगा कि ए इज लिंक्ड विद बी एंड डी, बट ए इज टाइटली लिंक्ड जीन विद बी एंड लूजली लिंक्ड विद डी। ए जो है बी से तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज शो करता है और डी से लूज लिंकेज शो करता है। लिंकेज तो दोनों से है। इसलिए सेम क्रोमोसोम पर लीनियर वे में जीन अरेंज होते हैं, और जब लीनियर अरेंजमेंट होता है तो यूनिटी अच्छी नहीं होती, और इसलिए कुछ दो लोगों में तो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बाकियों में लूज भी होगा। इसलिए कभी भी जब टीम और यूनिटी की बात करते हो तो लीनियर अरेंजमेंट नहीं करते। लाइन में अगर खड़े कर दो, एक पहले नंबर पर, एक दूसरे और एक लास्ट में भी, तो लाइन में जब बैठते हैं तो हमारा सबके साथ इंटरेक्शन होता ही नहीं, ग्रुप की यूनिटी अच्छी होगी नहीं। जो आसपास हैं, आगे पीछे वाले बात करते रहे, उनका इंटरेक्शन अच्छा है, आगे वाले का बिल्कुल पीछे वाले को पहचानता भी नहीं होगा, तो उनको अलग करना आसान है, क्योंकि गैप बढ़ जाता है। और इसीलिए आप देखो, जब भी टीम वर्क की बात होती है, कोई भी टीम ले लो, हमेशा सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, हर यूनिट का सेम डिस्टेंस पर वो बातचीत, इंटरेक्शन सही होता है, तो वहाँ यूनिटी अच्छी रहती है। इनमें थोड़ी सी यूनिटी की दिक्कत रहेगी, लीनियर अरेंजमेंट। तो इसलिए आपने कौन से दो जीन लिए, उसके अकॉर्डिंग कितना रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, उसमें एक डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। और इसलिए ध्यान रखना कि किसी भी दो जीन के बीच की लिंकेज स्ट्रेंथ is inversely proportional to the distance between gene and crossing over is directly proportional. रिकॉम्बिनेशन वैल्यू जैसे जैसे गैप बढ़ेगा बढ़ती जाएगी, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। तो लिंकेज स्ट्रेंथ, दो जीन के बीच की लिंकेज स्ट्रेंथ हमेशा डिस्टेंस के इनवर्स है। लेस डिस्टेंस मोर लिंकेज, इस तरह से। तो लिंकेज एक फिनोमिनन है जो जीन को साथ साथ इनहेरिट करवा रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि साथ साथ जाने वाले जीन का साथ टूटता भी है, और ये तोड़ा जाता है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक अपोजिट फिनोमिनन है, एक साथ जाने की बात कर रहा है, एक उनको अलग करने की बात कर रहा है। एक प्रोसेस दो जीन को साथ ले जा रहा है और एक प्रोसेस अलग कर रहा है। असॉर्टमेंट इन सबसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। और जो जीन लिंक्ड होते हैं वही क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं, और उन्हीं में सेपरेशन होता है। बट सेपरेशन के दौरान डिस्टेंस का एक मैटर रहेगा, और इसलिए सेम क्रोमोसोम के जीन अलग अलग वैल्यू लिंकेज की शो करेंगे। कुछ जीन स्ट्रॉन्ग लिंकेज तो कुछ जीन लूज लिंकेज, क्योंकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटीज में चेंजेस आ जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस मैंने थोड़ा सा मियोसिस के साथ कोरिलेट किया कि क्रॉसिंग ओवर में कभी जीन के अंदर चेंज नहीं होता, केवल जीन की लोकेशन चेंज होती है, वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज होने से जीन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, बस उनका कॉम्बिनेशन बदल जाता है कि वो पहले जिसके साथ जा रहा था अब किसी और के साथ जाएगा। तो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में डिफरेंस आता है।
और कैरेक्टर के नए कॉम्बिनेशन बनना ही रिकॉम्बिनेशन है, और ये भी एक प्रकार का वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जहाँ ऑर्गेनिज्म दूसरों से थोड़ा डिफरेंट दिखता है। हालांकि बहुत अच्छा डिफरेंट दिखने का तो सबसे बढ़िया तरीका है कि म्यूटेशन करो जिससे एक नया फॉर्म बन जाए। म्यूटेशन इज क्वाइट रेयर, लेकिन म्यूटेशन भी होते रहेंगे, और जो नए नए अलील बनते हैं फिर उनका पुराने अलील के साथ कॉम्बिनेशन, तो म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर दोनों ही वेरिएशन कॉज करेंगे। म्यूटेशन तो नई नई चीज़ बनाएगा, और क्रॉसिंग ओवर उस नए का पुराने के साथ कॉम्बिनेशन बनाता रहेगा, और इस तरह से पूरा वेरिएशन का पार्ट चलता है, लिंकेज के साथ साथ चलेगा। ठीक है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन हमेशा ध्यान रखना पेरेंटल लिंकेज ज़्यादा मिलेगा, सिमिलरिटी ज़्यादा है, डिफरेंसेस कम ही आते हैं। तो लिंकेज थ्योरी की ये मैंने कुछ बेसिक बातें बताई कि लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर का क्या रिलेशन है, और उसके साथ साथ फिर असोर्टमेंट का क्या है। ठीक है, तो जैसे एक डिस्टेंस का फैक्टर है, ऐसे कुछ और भी फैक्टर हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स की बात करेंगे। फिर लिंकेज में टाइप्स और उनके क्वेश्चंस किस तरह से किए जाएंगे, तो लिंकेज का अगला पार्ट जो होगा उनके फैक्टर्स एंड टाइप्स, उस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। ये हमारी लिंकेज थ्योरी थी। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का बेसिक पार्ट समझने की कोशिश करें। मियोसिस, क्रोमोसोम, जीन के लोकस, अलील वगैरह इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर रखें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके।